हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू द स्किल कोड। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट्स किस तरीके से वर्क करती है एंड वेबसाइट का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वेबसाइट्स जहाँ से बनती है वहां से लेके हम वेबसाइट्स जो यूज करते हैं अपने ब्राउजर में, जस्ट लाइक हम गूगल पे जाके लिखते हैं कि यार हमें ये वेबसाइट चाहिए, हमें वो वेबसाइट की एक इंटरैक्टिव यूआई जैसी चीज दिखती है, वो सफर किस तरीके से कंप्लीट होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एंड क्या क्या चीजें ऐसी है जो कि हमें खास ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी वेबसाइट को बनाते समय, किसी भी वेबसाइट को होस्ट करते समय या फिर किसी भी वेबसाइट को सर्च करते समय। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो एक नॉर्मल फंडा हम ले कि यार वेबसाइट्स को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो कोई भी बंदा होगा वो जाएगा अपने गूगल पे जाने के बाद वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा कि यार मुझे ये वेबसाइट चाहिए। इस केस में मैंने सर्च की है youtube.com को, तो youtube.com को मैंने जैसे सर्च किया, मुझे youtube.com का जो होम पेज है क्योंकि इंटरैक्टिव यूआई है वो मुझे मिल गया है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि यार हम एक ब्राउजर को खोलते हैं, उसके अंदर हम हमारी वेबसाइट का नाम लिखते हैं एंड हमें वो वेबसाइट मिल जाती है। इधर मिडिलमैन कौन है आपके और वेबसाइट के बीच में, वो है ब्राउजर। ब्राउजर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वेबसाइट्स के अंदर। सो वेबसाइट्स अगर ब्राउजर है ही नहीं, अगर हम ऐसी आइडियोलॉजी के साथ चले कि यार ब्राउजर ही नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि हम डायरेक्टली वेबसाइट को हमारे कंप्यूटर से सर्व कर सके। हमें कोई ना कोई ब्राउजर की जरूरत तो पड़ेगी। अब वो क्यों पड़ेगी, किस लिए पड़ेगी, वो हम बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाओगे, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो जैसा कि हमने बताया कि यार अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट में हम इस तरीके का काम करते हैं। अब अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले हमने किया क्या, तो सबसे पहले हम गए कंप्यूटर पे। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर को यूज करेंगे या फिर कोई और जो आपका डिवाइस होगा उसको यूज करेंगे आप। उसके बाद हम गए गूगल पे। अब गूगल हमेशा ही हमारा केस रहा, ये जरूरी नहीं है। कई बार याहू हो सकता है, कई बार डक डक गो हो सकता है, कई बार और भी ब्राउजर्स हो सकते हैं, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग गूगल क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है एंड उसके अंदर सारी की दुनिया जहान की जो वेबसाइट्स होती है वो लिस्टेड होती है गूगल के अंदर। गूगल पे जाके हमने लिखा कि यार हमें चाहिए यूट्यूब। एक सिंपल सी चीज हो गई कि यार हमें यूट्यूब चाहिए और हमें वो यूट्यूब मिल गया। तो अगर कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा तो बोलेगा कि यार चलो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले तुम अपना कंप्यूटर निकालो, उसके बाद गूगल पे जाओ, उसके बाद तुम्हें यूट्यूब मिल जाएगा। ये एक सिंपल स्टेप प्रोसेस होता है जो कि बिगिनर समझता है, बट बिहाइंड द सीन्स क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा यूजर होता है, जो कि कंप्यूटर यूज करने वाला गाय होता है, वो वही का वही रहने वाला है। सेकंड इज रिक्वेस्टिंग इंजन। अब रिक्वेस्टिंग इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन तो हम सबको पता है कि यार सर्च इंजन होता है, इसको हम इंजन बोलते हैं, वेब इंजन भी बोला जाता है। रिक्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो कभी भी अगर तुम गूगल पे जाके या फिर किसी और इंजन पे जाके कभी भी तुम ऐसा लिखते हो कि यार मुझे ये वेबसाइट चाहिए, कोई पर्टिकुलर नाम लिखते हो, उसे हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। यानी कि हम बोल रहे हैं कि यार हमें ये चीज चाहिए, ये कीवर्ड चाहिए जो कि आपने सर्च में लिखा है, एंड उसके अकॉर्डिंग गूगल बहुत सारी क्वेरीज जनरेट करता है, बहुत सारी, आप गिन भी नहीं सकते उतनी क्वेरीज जनरेट करता है, एंड जो लेटेस्ट एंड जो सही रिजल्ट होता है वो लास्ट में आपको दिखाया जाता है। रिक्वेस्टिंग इंजन इस तरीके से वर्क करता है। एंड उसके बाद क्या करता है, गूगल की जॉब क्या पता है, वेबसाइट्स को हमें दिखाने में गूगल की जॉब कितनी है पता है। गूगल आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेरीज को जनरेट करता है। क्वेरीज को जनरेट करने के बाद गूगल सिंपली क्या करेगा पता है, जो लेटेस्ट एंड जो सही क्वेरी है जो कि मैच कर रही है 110%, उधर जाएगा, उसके पास जो वेबसाइट होगी उसका जो कोड होगा उसकी फाइल्स को सिंपली ब्राउजर को दे देगा। जस्ट इतना काम होता है गूगल का। गूगल वेबसाइट को नहीं दिखाता है, गूगल सिर्फ वेबसाइट्स की फाइल्स को दिखाता है, एंड उसके बाद से जो काम होता है वो ब्राउजर का होता है। एंड वो जो फाइल्स आती है, इमेजेस आती है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है वेबसाइट में, वो हम एंड में, मैंने जैसा बताया कि आपको समझ में आ जाएगा। ब्राउजर की बहुत ही अहम भूमिका होती है, जो हमारा कोड गूगल से आता है उसको वेबसाइट में बनाने के लिए, बट वो अभी हम एंड में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले जो यूजर होता है वो वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक सर्च इंजन होता है, एंड सर्च इंजन हमें कोड देता है या फिर आप कह सकते हो कि फाइल देता है किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमने सर्च क्वेरी डाली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इतना तो हम सबको क्लियर हो ही गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। अब एक चीज ये भी आती है कि यार चलो देखते हैं कि यार ये फाइल जो देता है वो कौन सी फाइल्स देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट हम शेयर करते हैं तो मेनली वो वर्ड डॉक हो सकता है, पीडीएफ हो सकती है, या फिर कोई एक्सेल शीट वगैरह सीएसवी फाइल हो सकती है। तो उसके अंदर हमें पता है कि यार कौन से फॉर्मेट की फाइल्स जा रही हैं, बट वेबसाइट के अंदर कौन से फॉर्मेट की फाइल्स चलती है उसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि उसके बारे में तो कोई ज्यादा बात करता नहीं है। सो उसके लिए मेजर 3 फाइल्स होती है। सबसे पहली होती है हमारी HTML. HTML is a skeleton of any website.
इस दुनिया में बहुत सारी मिलियंस, बिलियंस, इवन ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगी एंड उनके अंदर जो मेन कोर कंपोनेंट होगा वो ये है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको कई लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट्स ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट ये एक ऐसी की थिंग है कि बिकॉज इसके बिना वेबसाइट्स वर्क ही नहीं कर सकती है। ये एक मेन, आप कह सकते हो कि बेस लाइन है, यानी कि ये बेस लाइन है, इसके ऊपर से CSS, इसके ऊपर से जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर से और फ्रेमवर्क्स वगैरह। तो ये बेस लाइन है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप वेबसाइट्स को सीखना चाहते हो तो। उसके बाद हमारे पास आती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट की ब्यूटिफिकेशन हो। CSS इज ऑल अबाउट ब्यूटिफिकेशन एंड जो चीजें हम HTML में नहीं कर सकते, यानी कि जो फॉर्मेटिंग हमें करनी होती है वो हम HTML में नहीं कर सकते। HTML में सिर्फ एक बेयर बोन स्ट्रक्चर आ जाता है, एक पूरा एक आप कह सकते हो व्हाइट पेज डॉक्यूमेंट आ जाता है आपके पास, उसको फिर आप CSS से ब्यूटीफाई करते हो जो कि एक वेबसाइट की तरह दिखता है एक्चुअली। उसके बाद आता है JS, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं इज फॉर ब्रेन। जावास्क्रिप्ट होती है हमारी होती है इंजन। ठीक है, इंजन बेसिकली ये होता है कि यार जो मेन कोर कंपोनेंट होता है, मेन ब्रेन होता है वेबसाइट का। वेबसाइट के टर्म में अगर हम बात करें, जो मेन ब्रेन होता है वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता है। अगर यूजर किसी बटन पे क्लिक करे तो क्या आउटपुट देना चाहिए, अगर यूजर कोई प्रॉम्प्ट टाइप करे तो क्या उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना चाहिए, वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि यार वेबसाइट किस तरीके से बनती है। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया कि यार हमारे पास जो गूगल से हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो गूगल वेबसाइट नहीं प्रोवाइड करता, गूगल सिर्फ वेबसाइट की फाइल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जो कि है डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में बात करते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? अगर कोई वेबसाइट को हमें पहचानना हो तो सबसे पहली चीज होती है कि उसका नाम। ठीक है, अब अगर मुझे पहचानना हो कि यार ये youtube.com है तो मैं किससे पहचान सकता हूँ? सबसे पहले तो उसके लोगो से, उसकी डिजाइन लैंग्वेज से। बट अगर वो सारी चीजें मुझे दिखाई ना जाए देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं URL बार पे देख सकता हूँ कि यार उधर https://www.youtube.com लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये लिखा हुआ है तो मैं प्रॉपरली कह सकता हूँ कि हाँ यार ये youtube.com ही है। अब इसके अंदर और भी केसेस होते हैं कि यार कोई लोग youtube.com लिख देते हैं, तो वो सारी चीजें से बचना है। एक एक कैरेक्टर को अच्छे से तुम्हें पढ़ के समझना है कि हाँ यार ये ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, अब डोमेन नेम का मेन चीज ये होती है कि यार वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। यानी कि अगर कोई इंसान, नया बच्चा आता है इस प्लेनेट पे तो उसका नामकरण किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, ऑब्वियसली माता पिता नाम देते ही है। वैसे ही अगर एक डेवलपर वेबसाइट बनाता है तो वेबसाइट को कुछ आप एक बच्चे की तरह ही समझो, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, उसका भी एक नामकरण हो जाता है इधर से, जो कि कुछ भी हो सकता है। youtube.com भी हो सकता है, youtube.in भी हो सकता है, youtube.org भी हो सकता है। अब जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि डोमेन नेम बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एंड अगर आप बहुत ही कस्टम डोमेन नेम चाहते हो जो कि मे बी कई लोगों ने ऑलरेडी ले लिया हो, देन आपको वो लेना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। कई लोग इससे रिलेट कर पाए होंगे, कई लोग नहीं कर पा रहे होंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से डोमेन नेम का सिस्टम होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर डोमेन नेम। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, हमारी वेबसाइट होती है उससे। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर ये होती है जो कि है हमारा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS एक एक्सटेंशन होती है जो कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट को होस्ट करता है, वो प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके और वेबसाइट के बीच में जो डेटा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, कुछ डेटा आप दे रहे हो वेबसाइट को, कुछ डेटा वेबसाइट आपको दे रही है, उन दोनों के बीच में कोई तीसरा मिडलमैन नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है अगर HTTPS है तो। अगर HTTP है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HTTP और HTTPS दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो अगर HTTP है देन कोई मिडलमैन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आ ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग बैठे ही इसीलिए होते हैं कि यार HTTP है, मिडलमैन आ जाएगा। अब इसमें होता क्या कि यार आपका डेटा एक्सप्लॉइट हो जाता है, उसके बाद आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो पब्लिक हो जाती है, जो कि हम डिजिटल लाइफ में नहीं चाहते इतना ज़्यादा कि यार हमारी आइडेंटिफिकेशन पब्लिक हो जाए। ठीक है, इससे बहुत सारा इशू हो सकता है, वो कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट या ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये कुछ काम की नहीं होती, बहुत अच्छे काम के लिए होती है। एंड अगर HTTP पे जा रहे हो तो अच्छे से सर्व करो, VPN लगा के सर्व करो। एंड अगर HTTPS पे हो तो चंगे हो यार, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद दैट सेट एक और चीज़ पे बात करते हैं कि यार चलो हमने HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS इन तीनों का यूज़ करके हमने वेबसाइट बनाई, डोमेन नेम भी खरीद लिया, उसके लिए हमने कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ डेटा हमारा जो हमारे पास पड़ा था, पर्सनल डेटा था हमारा, वो भी ले लिया। तो हम सब ने इनको बंडल कर दिया। बंडल करने के बाद हमने कर दिया इसको शॉर्ट करके
हमने अलग अलग फाइल फोल्डर्स बना के एक स्ट्रक्चर बना दिया वेबसाइट का, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है यार फॉर्मेटिंग में, हर एक बंदा फॉर्मेटिंग अच्छे से करेगा नहीं तो फिर वो पागल हो जाएगा कि यार कौन सी फाइल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इनको स्टोर करते हैं सर्वर्स पे। अब ये इस पॉइंट पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये क्या बोल दिया। सर्वर्स बेसिकली कंप्यूटर्स ही होते हैं, बट वो कुछ अलग काम के लिए होते हैं। अब वो किस काम के लिए होते हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता। ये वीडियो पर्सनली मैं इसके वेबसाइट्स के ऊपर ही डिफाइन करना चाहता हूँ। सर्वर्स के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि यार सर्वर्स क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, हम बनाएंगे सर्वर्स। फ्यूचर में मैं ऐसा प्लान करूँगा कि एक सर्वर का ला के आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँ कि किस तरीके से होता है, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, सर्वर के अंदर हम वेबसाइट को स्टोर करते हैं एंड वो सर्वर पूरी दुनिया से कनेक्टेड होता है। जी हाँ, ये बात मेरी गांठ बांध लेना इधर दिमाग में कि किसी भी वेबसाइट को आप किसी भी सर्वर पे होस्ट करो, चाहे वो सस्ते से सस्ता $5 की एक ड्रॉपलेट ही क्यों ना हो, वो हर एक दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी, अगर आप एक सिंपलीफाई वे में करो तो यार जो सर्वर्स होते हैं वो मेन जो ग्लोब इंटरनेट होता है उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक सिंपलीफाइड वे में बता रहा हूँ, इसके अंदर और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड है भी, ठीक है, बट मैं एक सिंपलीफाइड वे में बता रहा हूँ कि जो सर्वर्स होते हैं वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं। पूरी दुनिया से, यानी कि अगर आप इस कंप्यूटर पे कोई भी फाइल डालोगे, यानी कि अगर इस सर्वर पे मैंने अपनी इमेज डाल दी तो कोई भी बंदा अपना ब्राउज़र खोल के मेरी इमेज को देख सकता है, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो नेदरलैंड में हो, चाहे वो कोई और मंगोलिया के देश में हो, या फिर नाइजीरिया वगैरह में हो, मे भी हो सकता है, देख सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। इसीलिए सर्वर्स के अंदर थोड़ी आपको लिमिटेशन मिलती है, क्योंकि आप अपनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं रखते सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। यू नो, सर्वर्स जो कि इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, उनके जो हो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो खुद ही मना कर देते हैं कि यार आप अपनी इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मत रखो, क्योंकि सर्वर्स अगर एक बार क्रैश हो गए या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, देन आपका सारा डेटा, आपके एडमिन के पासवर्ड, आपके सारी फाइनेंशियल डिटेल्स, आपके सारे बैंक अकाउंट अगर मे बी है आपके पास वेबसाइट के अंदर, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सब कुछ जो भी हैकर है या फिर जो भी अटैक कर रहा है उसको मिल सकता है, ठीक है। तो सर्वर्स भी वाइजली चूज़ करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने सर्वर हाउसेस खुद बनाती हैं। अब हम बड़े नहीं हैं इतने ज़्यादा, बट फिर भी हम इतना तो कर ही सकते हैं कि यार अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है एंड आपकी वेबसाइट आपको थोड़ा खासा पैसा जनरेट करा रही है, तो आप एक अच्छे सर्वर में इन्वेस्ट करिए, ताकि आपकी यूज़र, सबसे पहले तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, सेकंड चीज़ कि आप सिक्योर रहोगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ सर्वर एंड इससे हमें पता चलता है कि यार वेबसाइट कहाँ पे स्टोर होती है, इनका ठिकाना कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि हमने डोमेन नेम में बात किया था कि यार हमारे पास वेबसाइट का नाम होता है youtube.com, www.youtube.com, www.div.com, कोई भी आप नाम चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये नाम हो जाता है वेबसाइट्स के लिए और यूजर्स के लिए जो कि उसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंटरकनेक्टेड होता है किससे, हमारे आईपी एड्रेस से। अब ये हमारा आईपी एड्रेस फेक है, ठीक है, तो कोई भी ओवर स्मार्ट बंदा इस आईपी एड्रेस पे मत जाना, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो तुम पेरिस चले जाओगे, ठीक है। तो ये एक डेमो के लिए मैंने आईपी एड्रेस लगा के रखा है इधर, एंड पेरिस का है, जाके ये चेकआउट कर लो अगर तुम्हें करना हो तो। बट या ये हमारे डोमेन से कनेक्टेड होता है। किस तरीके से कनेक्टेड होता है, मान लो कि यार तुम्हारे पास, सबके पास एक आधार कार्ड होता है, ठीक है। आधार कार्ड क्या प्रूफ होता है कि यार आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। मोटा मोटा यही 4-5 चीज़ों के लिए होता है वो। तो आप कुछ इस तरीके से समझ लो कि यार जो आईपी एड्रेस होता है और जो डोमेन नेम होता है वो दोनों मेजर आप कह सकते हो इनपुट होते हैं वेबसाइट के लिए। डोमेन नेम होता है जिससे हम हमारी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, क्वेरी में डाल सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। आईपी एड्रेस वो होता है जो कि एक्चुअल लोकेशन होती है उन फाइल्स की, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ही यूज़ करो तो आपके कंप्यूटर में सी यूजर्स फलाना ढिमाका, उसके बाद डाउनलोड्स, उसके अंदर आप अपनी फाइल्स, तो ये वो एक एड्रेस हो गया, एड्रेस हो जाता है जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई होती है। बट जब हम सर्वर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े सर्वर्स जिनके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फाइल्स ऐसी पड़ी रहती होती हैं, उस टाइम पे ये काम में आता है आईपी एड्रेसेस, क्योंकि वो लोग तो यार मैन्युअली फोल्डर बना बना के बैठेंगे नहीं। वो लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि यार चलो ये नई फाइल है, ये इसका एक नया फोल्डर बनाओ, नहीं। वो लोग आईपी एड्रेस जनरेट करते हैं, ये ऑन द क्लाउड हो जाता है सर्वर के अंदर ही। सर्वर के अंदर एक सिस्टम होती है, वो ऑन द क्लाउड ये सारी चीज़ें कर देती है, ये मैनुअल वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एड्रेस
या फिर कह सकते हो लोकेशन वेयर योर वेबसाइट इज स्टोर्ड, और कह सकते हो कि सर्वर की लोकेशन हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें आईपी एड्रेस में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी दोनों से इंटरकनेक्टेड ही है, यानी कि अगर आप समझो कि यार आपके पास सबसे पहले तो youtube.com है जो कि वेबसाइट का नाम है। अब उसके बाद आपको चाहिए कि यार वेबसाइट की लोकेशन और सर्वर की लोकेशन कहाँ पे, तो आप इधर आईपी एड्रेस पे जाओ। आईपी एड्रेस और वेबसाइट का जो नाम है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट पब्लिकली कोई नहीं देख सकता है किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि यार मैंने ये देख लिया, मैंने फलाना देखा, मैं टिमा का देख लिया, कुछ ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी चीज़ आप देखते हो या तो वो डमी होती है या फिर वो कब का बंद हो चुका होता है सर्वर। क्योंकि अगर किसी का आईपी एड्रेस आपने देख लिया तो आप ये कह रहे हो कि यार मैंने उसकी डिजिटल लोकेशन देख ली जहाँ से वो वेबसाइट सर्व कर रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब लास्टली मैं बात करूँगा, मैंने बहुत ही बोल लिया है, मेरा गला भी दुख रहा है, बट आप लोगों को बताना ज़रूरी है। लास्टली हम बात करते हैं कि यार हाउ दे टर्न कोड इनटू अ वेबसाइट। वो कोड को यानी कि फाइल्स को एकदम ऐसा जादू किस तरीके से करते हैं कि यार वो वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, एक इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाती है, एक इंटरैक्टिव यूआई में कन्वर्ट हो जाती है, टू बी स्पेसिफाइड। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो ये है हमारा ब्राउज़र। अब ये फ़ोटो पे मत जाना, ये ब्राउज़र ही है हमारा, और ये है हमारा सारा बंडल, सारी चीज़ें जितनी भी हमने इकट्ठा करी थी वेबसाइट को बनाने के लिए। अब क्या होता है पता है, मैं आपको एक बहुत ही रफ स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। जो भी फाइल्स हमें मिलती हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वैसे हमें नहीं मिलती है, ब्राउज़र को मिलती है। ब्राउज़र उसके ऊपर अपनी इंजन, ब्राउज़र का भी एक इंजन होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे गूगल क्रोम का या फिर फायरफॉक्स का, उनका भी एक इंजन होता है। वो प्राइमरली जावास्क्रिप्ट पे बने हुए होते हैं। ब्राउज़र के ऊपर हम अलग बात करेंगे क्योंकि वो अपने आप में ही अलग टॉपिक है। बट हाँ, ब्राउज़र एक इंजन हमारा उनका रन करता है, उनका पर्सनल इंजन रन करता है, गूगल का नहीं रन करता है। ब्राउज़र का एक पर्सनल इंजन होता है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन हो रही होती है। एंड वो क्या करते हैं, इन सारे बंडल्स को डॉम में मैनिपुलेट कर देता है। डॉम यानी कि डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल। डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आपको पता होगा। डॉम एक्चुअली ये होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर यानी कि आप समझ लो कि एक एरे होता है, उसके अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्लेस किया जाता है। यानी कि अगर हमारी HTML फाइल है, उसके अंदर एक हेड टैग लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड वही ऑब्जेक्ट को वो अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट के इंजन की मदद से अपने आप जो लोकेशन होती है CSS के अंदर उस तरीके से प्लेस कर देता है। HTML के अंदर तो सारे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडिशनली ऐड करनी है वो भी दी होती है। एंड CSS के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि यार कौन कौन सी ब्यूटिफिकेशन करनी है। सो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, जितने भी ब्राउज़र हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब एक इंजन ही यूज़ करते हैं जो कि वेबसाइट के कोड को टर्न इनटू कर देते हैं एक इंटरफेस के अंदर, या फिर कह सकते हो एक यूआई के अंदर जिसके अंदर आप इंटरैक्ट कर सकते हो। सो या दैट वाज द की थिंग। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यार ब्राउज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट। एंड उसके बाद ये सब खत्म हो चुका है। तो अब एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा लास्टली, अगर किसी को अभी भी डाउट हो रहा हो या फिर किसी को अभी भी ऐसा हो रहा है कि यार नहीं क्लियर हो रहा है, 3 चीज़ें याद रखो। कौन सी 3 चीज़ें? सबसे पहले यूज़र यानी कि आप, मैं और कोई भी और जो कि वेबसाइट को सर्व कर रहा है। सेकंड इज़ कि यार हमारा ब्राउज़र आप गूगल क्रोम ले लो, फायरफॉक्स ले लो, कोई भी ले लो। एंड थर्ड इज़ सर्वर। इन तीनों को याद रखोगे बिकॉज़ इन तीनों से ही काम होती है वेबसाइट का। अगर आप पिछले स्लाइड्स में भी जाओगे तो इनके अंदर आईपी और मैंने डोमेन की भी बात की, वो आप होस्टिंग जब करते हो तब सर्वर के अंदर ही स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि यार आईपी और डोमेन कहाँ गए, वो तीनों सर्वर की कैटेगरी में आ जाता है। ब्राउज़र की कैटेगरी में वो आता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स वेबसाइट के जैसी दिखती हैं, टर्न इनटू हो जाती है। एंड यूज़र तो हमेशा होता ही होता है। तो ये 3 लोग होते हैं बेसिकली जो कि एक वेबसाइट को एस्टैब्लिश करते हैं, एक वेबसाइट को जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच कोड से लेके एक इंटरफेस के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो या फिर कोई और डाउट हो रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। बहुत गला दुख रहा है बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि यार इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या फिर थोड़ी सी भी ऐसी लगे कि हाँ यार कुछ नया, एक परसेंट भी कुछ नई चीज़ मैंने इस वीडियो से सीखी है, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना यार, क्योंकि हर एक लाइक जो आता है बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देता है। सो बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जैसा कि मैंने बताया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।